हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो बात कर लेते हैं आज की दुनिया की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे हरदीप सिंह निज्जर का करीबी वांटेड खालिस्तानी आतंकवादी अर्श डल्ला कनाडा में हुआ गिरफ्तार। खालिस्तानी आतंकी निज्जर का था ये गुर्गा गैंगस्टर गोल्डी बराड़ का था दोस्त। यहाँ तक कि लॉरेंस बिश्नोई से भी खतरनाक बताएंगे दोस्तों भारत के लिए कितना मोस्ट वांटेड था ये गैंगस्टर। साथ ही साथ बताएंगे भारत के साथ युद्ध को लेकर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने चौंकाने वाला बयान दे दिया है। बताएंगे क्या बयान दिया, साथ ही साथ बताएंगे क्या ट्रंप बांग्लादेश में शेख हसीना की कराएंगे वापसी, क्या तख्ता पलट पार्ट 2 देखने को मिल सकता है। बताएंगे दोस्तों एक से एक बड़ी खबर, बस आप वीडियो के लास्ट तक बन रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का निरंतर समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां हरदीप सिंह निज्जर का करीबी वांटेड खालिस्तानी आतंकवादी अर्श डल्ला कनाडा में हुआ गिरफ्तार। जी हां, कनाडाई पुलिस ने खालिस्तानी आतंकवादी अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श डल्ला को गिरफ्तार कर लिया है, जो भारत के मोस्ट वांटेड अपराधियों में से एक है। वो हाल ही में कनाडा में हुई एक शूट आउट में संदिग्ध रूप से शामिल था। दोस्तों ये इंडिया के मोस्ट वांटेड गैंगस्टरों की लिस्ट में था। जी हाँ, वो पिछले 4 साल से अपनी पत्नी के साथ कनाडा में रह रहा है। वहाँ से हिंदुस्तान विरोधी आतंकी और आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। देश के दुश्मन उसके अजीज दोस्तों में शामिल है। इनमें खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर का प्रमुख है, जिसकी हत्या हो चुकी है। डाला अब कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के बहुत करीब है। वो एनआईए, दिल्ली पुलिस और पंजाब पुलिस की मोस्ट वांटेड लिस्ट में सबसे ऊपर है। उसके 700 से ज्यादा शूटर्स हिंदुस्तान में सक्रिय हैं। पंजाब के मोगा के डाला गांव के रहने वाले अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श डाला ने बालिग होने से पहले ही जरायम की दुनिया में कदम रख दिया था। पहले चोरी जैसी छोटी घटनाओं को अंजाम देने वाला डाला जल्द ही रंगदारी मांगने और जानलेवा हमले की धमकी देना शुरू कर दिया। और भी इसकी करतूतें बहुत ज्यादा खतरनाक है दोस्तों, हम आपको बताएंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। और इसकी गिरफ्तारी के बाद अब भारतीय अधिकारियों ने इस मामले पर लगातार नजरें बनाए रखी है और वे कनाडाई अधिकारियों के साथ निरंतर संपर्क में हैं और मिलकर आगे की जानकारी जुटाने के लिए समन्वय कर रहे हैं। जी हां, नेक्स्ट खबर बता दें, भारत के साथ युद्ध को लेकर पाकिस्तान रक्षा मंत्री का चौंकाने वाला बयान। क्वेटा हमले से जोड़ा इंडिया का कनेक्शन। जी हां, पाकिस्तान के क्वेटा में बीते रोज रेलवे स्टेशन के अंदर जोरदार धमाका हुआ, जिसमें 14 सैनिकों सहित 26 लोगों की मौत हो गई, जबकि 62 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। हमले की जिम्मेदारी बलूच लिबरेशन आर्मी ने ली है। अब इस हमले के बाद पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कह दिया है कि क्वेटा में आज जो आतंकवाद चल रहा है वो भारत ने बीएलए और टीटीपी के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ जारी रखा है। ख्वाजा आसिफ ने तो इसे चीन की साजिश तक बता दिया है। जी हाँ, ख्वाजा आसिफ ने कहा कि ये आतंकवाद पाकिस्तान में विकास प्रयासों को विफल करने के लिए चीन की साजिश है। अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल भी पाकिस्तान के खिलाफ एक आक्रमण है। पाकिस्तान में कुछ राजनीतिक ताकतों में इसकी निंदा करने की हिम्मत नहीं है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि क्वेटा में दहशतगर्दी हो रही है, हमारी डिफेंस फोर्सेस को निशाना बनाया जा रहा है। हम लोगों को देखकर ये बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता कि वहाँ लोगों के राइट्स के लिए स्ट्रगल किया जा रहा है। पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए न सिर्फ इंडिया बल्कि और भी कई देश डायरेक्टली और इनडायरेक्टली शामिल है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में भारत के साथ युद्ध को लेकर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री का ये बयान चौंकने वाला तब और ज्यादा हो गया जब इन्होंने चीन तक की साजिश बता दिया आतंकवाद को लेकर। जी हाँ दोस्तों, वही चाइना जिसके आगे पीछे करता है पाकिस्तान, जिसके इशारे पर नाचता है पाकिस्तान, आखिर आज चाइना पर कैसे इल्जाम लगा दिया। वाकई में चौंकाने वाली बात है, वो भी रक्षा मंत्री ने। इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों, बताना मत भूलेगा। और आपको एक नई जानकारी हम दे दे अपने चैनल से संबंधित, दोस्तों हम लोग गली मोहल्ला पर अब से एक विश्लेषित खबरें डेली अपलोड करने वाले हैं, जहाँ पर आपको एक खबर को विस्तार से बताएंगे ताकि आपकी नॉलेज और ज्यादा एनहांस हो सके। तो इसीलिए गली मोहल्ला न्यूज चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। उस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। नेक्स्ट खबर की बात करें, जहां जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों से एनकाउंटर, जेसीओ शहीद, 3 जवान घायल। जी हां, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में रविवार को आतंकवादियों के साथ सुरक्षा बलों की हुई मुठभेड़ में सेना का एक जेसीओ शहीद हो गया, जबकि 3 अन्य जवान घायल हो गए हैं। पिछले 15 घंटे में सेना और आतंकवादियों के बीच 3 मुठभेड़ हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच पहली मुठभेड़ श्रीनगर के बाहरी इलाके के जबरवान वन क्षेत्र में हुई। यहाँ 2 से 3 आतंकवादियों के फंसे होने की सूचना थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया। हालांकि थोड़ी देर बाद ही ये ऑपरेशन रोक दिया गया था, क्योंकि आतंकवादी जबरवाना पहाड़ियों के जंगल की तरफ भाग गए थे। दोस्तों सैड मोमेंट अपने लिए वो रहा कि इस हमले में जेएसयू शहीद हो गए और 3 जवान घायल हैं। दोस्तों जम्मू कश्मीर से क्या आपको नहीं लग रहा कि जब से अब्दुल्ला की सरकार बनी है तब से हर एक दिन एक भी ऐसा दिन नागा नहीं
गया जिस दिन ये हमले ना हुए हो आतंकवादियों की ओर से। लगातार खबरें सुनने को मिल रही है जम्मू कश्मीर से कि आज यहाँ पर हमला हुआ है तो कल वहाँ पर हमला हुआ है, इतने सैनिक मारे गए हैं, इतने नागरिक मारे गए हैं। आखिर किन की कमी से ऐसा हो रहा है दोस्तों, क्या है इस पर आपकी राय बताना मत भूलिएगा। नेक्स्ट खबर बता दें, क्या ट्रंप बांग्लादेश में शेख हसीना की कराएंगे वापसी, क्या तख्ता पलट पार्ट 2 की है आहट बता दें। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद से बांग्लादेश के हालात तेजी से बदलते दिखाई दे रहे हैं। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग का जोश हाई है जबकि मोहम्मद यूनुस के माथे पर बल पड़ा हुआ है। दोस्तों ये बात हम नहीं कह रहे हैं बल्कि ढाका से जिस तरह की स्थिति बन रही है, सिचुएशन बन रही है और जिस तरह का संग्राम शुरू हुआ है, जिस तरह से अमेरिका में ट्रंप की धमाकेदार जीत के बाद ग्लोबल पॉलिटिक्स करवट ले रही है, वो अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस की चिंता बढ़ाने वाली है। दोस्तों 5 अगस्त को शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद 3 महीनों में जो नहीं हुआ वो अब ढाका में शुरू हो चुका है, वो भी मात्र डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनते ही शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के कार्यकर्ता हमलों का शिकार हुए। वो अब अचानक खुलकर यूनुस सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। हालांकि अंतरिम सरकार ने उन्हें चेतावनी दी लेकिन वो नहीं माने। जी हाँ, दरअसल कुछ समय पहले अंतरिम सरकार ने अवामी लीग के स्टूडेंट विंग स्टूडेंट लीग को बैन कर दिया था। संगठन के खिलाफ 2009 के आतंकवाद विरोधी कानून के तहत यह कार्रवाई की गई। स्टूडेंट लीग को सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाली गतिविधियों में शामिल पाया गया। इसी के खिलाफ अवामी लीग ने मोर्चा खोल दिया। वो नेता भी बाहर आ गए जो कल तक अंडरग्राउंड थे। आखिर अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि अवामी लीग इतनी ज्यादा आक्रामक हो गई। तो इसका जवाब आपको ढाका से 13,000 किलोमीटर दूर अमेरिका में मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, जवाब है डोनाल्ड ट्रंप जो अभी अभी सुपर पावर अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति बने हैं। अमेरिका में ट्रंप की वापसी के बाद से ही माना जा रहा था कि बांग्लादेश के पॉलिटिकल समीकरण बदल सकते हैं और देखने को भी कुछ वैसा ही मिल रहा है। जी हाँ, आपको हमने बताया भी था दोस्तों जो हमारी खबरों को डेली देखते हैं कि शेख हसीना ने भी भारत में रहते हुए ट्रंप को जीत की बधाई दी है, जिससे क्लियर हो चुका है कि डोनाल्ड ट्रंप शेख हसीना के पक्ष में रहने वाले हैं। यानी कि शेख हसीना ने खुद बांग्लादेश की सत्ता में वापसी के लिए बड़ा कूटनीतिक दांव चल दिया। दोस्तों इस खबर को हम बेस से आपको बताएंगे गली मोहल्ला चैनल पर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों आपको बता दें कि शेख हसीना की किसी भी कीमत पर बांग्लादेश में वापसी चाहता है यूनुस की सरकार और इसके लिए इंटरपोल की मदद लेगा बांग्लादेश और हर हाल में भारत से निकलवाने में पूरी दम लगाने की कोशिश की जा रही है मोहम्मद यूनुस के द्वारा। जी हाँ, ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या कामयाब हो पाएंगे यूनुस। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का कहना है कि वो देश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को भारत से वापस लाने के लिए इंटरपोल की मदद लेगा। पीटीआई की ओर से रविवार को इससे जुड़ी जानकारी दी गई। 77 साल की अवामी लीग प्रमुख और उनकी पार्टी के नेताओं पर छात्र विरोधी आंदोलन के क्रूर दमन का आरोप लगा हुआ है। न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक कानूनी मामलों के सलाहकार आसिफ नजरुल ने कहा कि बहुत ही जल्द इंटरपोल के लिए एक रेड नोटिस जारी किया जाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये भगौड़े फांसीवादी दुनिया में कहां छिपे हुए हैं, उन्हें वापस लाया ही जाएगा और अदालत में न्याय के लिए पेश किया ही जाएगा। दोस्तों ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या इंटरपोल की मदद से कामयाब हो पाएंगे बांग्लादेश के यूनुस सरकार शेख हसीना को वापस बांग्लादेश बुलवाने में। इस पर आपको क्या लगता है दोस्तों, आपकी क्या राय है बताना मत भूलिएगा। नेक्स्ट खबर बता दें, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने दिवाली पर दी थी सबको पार्टी लेकिन खाने में परोस दिया सबको नॉन वेज और शराब, जिसके बाद भड़क गए हिंदू। दोस्तों लंदन स्थित प्रधानमंत्री के आवास 10 डाउनिंग स्ट्रीट में आयोजित दिवाली स्वागत समारोह के दौरान नॉन वेज और शराब की पेशकश से ब्रिटिश हिंदू समुदाय में गहरी नाराजगी पैदा हो गई है। यह समारोह ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की ओर से 29 अक्टूबर को आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में परोसे गए नॉन वेज और शराब को लेकर कई हिंदू संगठनों ने असंतोष जाहिर किया। समुदाय संगठन इनसाइट यूके ने इसे धार्मिक भावनाओं के प्रति असंवेदनशील बताया और प्रधानमंत्री की ओर से दिवाली के पावन अवसर पर इस तरह के मेन्यू की पसंद को समझ की कमी बता दिया और आग्रह कर दिया है कि भविष्य में ऐसे आयोजनों में अधिक संवेदनशीलता बरती जाए जो बहुसांस्कृतिकता और समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किए जाते हैं, लेकिन संबंधित समुदायों की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं को नजरअंदाज कर देते हैं। दोस्तों ऐसे में हम सब की राय तो यही रहेगी कीर स्टारमर को कि दिवाली आपको नहीं मनानी मत मनाइए, हिंदुओं के पर्व आपको नहीं मनाने मत मनाइए, लेकिन उन पर्व का अपमान मत कीजिए। अगर पर्व को मनाना
है तो वाकई में सारे नियम और कानून के साथ मनाए जाए तो ही खुशी मिल सकती है, ना कि अपमान करके या दिखावा करके कि हम दिवाली मना रहे हैं या ये पर्व मना रहे हैं लेकिन कर वही रहे हैं जो नहीं करना चाहिए। दोस्तों कीर स्टारमर की इस गलती पर आपकी क्या राय है बताइएगा जरूर, तो वहीं बता दें। गुरु नानक जयंती समारोह को लेकर खबर, करतारपुर जाने वाले 3000 तीर्थ यात्रियों को मिला वीजा। पाकिस्तान उच्च आयोग ने दी जानकारी। जी हां, पाकिस्तान ने गुरु नानक जयंती समारोह में शामिल होने के लिए 3000 भारतीय सिख तीर्थ यात्रियों को वीजा जारी किया है। ये जानकारी इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान उच्चायोग ने सोशल मीडिया पर दी है। ज्ञात हो कि गुरु नानक जयंती सिख समुदाय का सबसे अहम पर्व है जो इस साल 15 नवंबर को मनाया जाएगा। पाकिस्तान में करतारपुर में गुरुद्वारा दरबार साहिब सिख समुदाय के लिए विशेष महत्वता रखती है क्योंकि इसे गुरु नानक को श्रद्धांजलि देने के लिए बनाया गया था। वहीं आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के बाद यूक्रेन का रशिया पर बड़ा हमला, दाग दिए 34 ड्रोन। जी हाँ, यूक्रेन ने रविवार को कम से कम 34 ड्रोन के साथ मॉस्को पर यानी रशिया पर हमला कर दिया। यह हमला 2022 में युद्ध की शुरुआत के बाद का सबसे बड़ा ड्रोन हमला है। इस वजह से रूस को शहर के 3 प्रमुख हवाई अड्डों से उड़ानों को डाइवर्ट करना पड़ा और कम से कम एक व्यक्ति घायल हो गया। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि रूसी हवाई सुरक्षा ने रविवार को 3 घंटे में पश्चिमी रशिया के अन्य क्षेत्रों में 36 अन्य ड्रोनों को नष्ट कर दिया। रूसी संघ के क्षेत्र में ड्रोन का उपयोग करके आतंकवादी हमले को अंजाम देने के कीव शासन के प्रयास को विफल कर दिया है। वहीं बता दें, कनाडा में मंदिर को लेकर भी खबर आ रही है जहां हिंदू मंदिर पर हमले का गुनहगार हुआ गिरफ्तार, शर्तों पर किया गया लेकिन रिहा। जी हां, कनाडा के ग्रेटर टोरंटो एरिया यानी जीटीए में पिछले सप्ताह हिंदू मंदिर पर हुए हमले के मामले में इंद्रजीत गोसल को गिरफ्तार कर लिया गया है। गोसल को खालिस्तान जनमत संग्रह का आयोजक माना जाता है। गोसल पर हथियारों से हिंसक हमला करने का आरोप है। पुलिस यानी पीआरपी ने बताया कि 35 वर्षीय गोसल को शुक्रवार को हिरासत में लिया गया, उसे विशेष शर्तों के ऊपर रिहा भी कर दिया गया। तो वहीं इन्हीं हमलों को लेकर दिल्ली में भी कनाडा दूतावास पर भारी विरोध, भारी प्रदर्शन किया गया। पुलिस के बैरिकेड पर चढ़े प्रदर्शनकारी। जी हां, ब्रैम्पटन स्थित उस मंदिर पर हुए हमले की घटना के बाद भारत और कनाडा के रिश्तों में खटास तो आई गई है लेकिन साथ ही साथ अब भारत के लोग भी आक्रामक होते जा रहे क्योंकि उनके आस्था को चोट पहुंचाई गई है। कनाडा में उस हिंदू मंदिर पर हमले के विरोध में दिल्ली के चाणक्यपुरी स्थित कनाडा दूतावास पर लोगों ने प्रदर्शन किया। कनाडा दूतावास की ओर से जा रहे हिंदू सिख ग्लोबल फोरम के लोगों को पुलिस ने 3 मूर्ति मार्ग पर रोक लिया, जिसके बाद प्रदर्शनकारी पुलिस के बैरिकेड पर चढ़ गए। जी हाँ, साथ ही साथ आपको बता दें, बड़ी खुशखबरी की खबर, हर एक भारतीयों के सीना को चौड़ा कर देने वाला खबर है दोस्तों। सऊदी अरब के रियाद में मेट्रो चलाएगी भारत की ये महिला लोको पायलट। जी हाँ, हैदराबाद की रहने वाली इंदिरा इंगलपति सऊदी अरबिया के रियाद में मेट्रो चलाने के लिए बेहद एक्साइटेड हैं। ईगलपति उन महिलाओं में से एक है जो रियाद में मेट्रो संचालन से जुड़ी हैं और वर्तमान में ट्रायल ट्रेनें चला रही हैं। वो रियाद जाने से पहले हैदराबाद में मेट्रो से जुड़े काम संभाल रही थी। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक पिछले 5 वर्ष से ट्रेन पायलट और स्टेशन ऑपरेशन मास्टर के रूप में कार्यरत 33 वर्षीय इंदिरा ने कहा कि इस विश्व स्तरीय और प्रतिष्ठित परियोजना का हिस्सा बनना, खासकर एक प्रवासी होने के चलते, मेरे लिए वास्तव में गर्व का क्षण है। ऐसे में आप भी दोस्तों इंदिरा को ऑल द बेस्ट कहना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि वो भारत देश का अपने कौशल के थ्रू नाम रोशन कर सके। वहीं बता दें, आज बहुत सारे देश अमेरिका को लेकर घबराए हुए हैं लेकिन भारत उन देशों में नहीं है। जी हाँ, जयशंकर जी ने ऐसा क्यों कहा आपको बता दें। जयशंकर जी ने रविवार को कहा कि इस समय अधिक डाइवर्स बहुध्रुवीय दुनिया की तरफ रुझान बना हुआ है लेकिन पुरानी औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं का दौर खत्म नहीं हुआ है, अभी भी यह निवेश का प्रमुख लक्ष्य बनी हुई है। जयशंकर जी ने यहाँ आदित्य बिड़ला समूह की तरफ से दी जाने वाली छात्रवृत्ति योजना के रजत जयंती समारोह में कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति के रूप में वापसी के बाद तमाम देश अमेरिका को लेकर थोड़े घबराए हुए हैं लेकिन भारत उनमें से नहीं है। उन्होंने वैश्विक शक्ति की गतिशीलता के बारे में पूछे जाने पर कहा कि हाँ, बदलाव हुआ है, हम खुद इस बदलाव का उदाहरण है। वाकई में दोस्तों जयशंकर जी ने जो बात कही है आज अपना भारत करके भी दिखा रहा है। भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन से देश में कौन सा राष्ट्रपति बन रहा है या सरकार बदल गई है, क्योंकि भारत को पता है कि उसको अपने हिसाब से चलना है और सबको साथ लेकर चलना है। और पीएम मोदी का वैसे भी नारा है कि सबका साथ सबका विकास, इसी पथ पर भारत चलता दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ नेक्स्ट खबर बता दें, तालिबान शासन के दौरान पहली बार यूएनसीसीसी में हिस्सा लेगा अफगानिस्तान। अजरबैजान में होना है सम्मेलन। दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबान शासन आने के बाद पहली बार अफगानिस्तान संयुक्त राष्ट्र जलवायु
जलवायु वार्ता में हिस्सा लेने जा रहा है। अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने शनिवार को AFP से कहा कि अजरबैजान में होने वाले सम्मेलन में अफगानिस्तान का एक प्रतिनिधिमंडल आगामी संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेगा। ये शिखर सम्मेलन तालिबान सरकार के सत्ता में आने के बाद अफगानिस्तान के लिए पहला हिस्सा बनने का अवसर है। अफगानिस्तान को जलवायु परिवर्तन के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील देशों में छठे स्थान पर रखा गया है, जिसके आधार पर तालिबानी अधिकारियों ने COP शिखर सम्मेलनों में भाग लेने का आग्रह किया है। वहीं बता दें, चीन एयर शो में दुनिया को दिखाएगा हथियारों की ताकत, नए जेट से लेकर प्रदर्शनी में रहेगी किलर व्हेल। दोस्तों, चीन की सेना झुआई शहर में आयोजित किए जा रहे अपने वार्षिक एयर शो में कुछ नए यानी नवीनतम युद्धक विमानों को प्रदर्शित करेगी, जिनमें एक नया लड़ाकू विमान और एक बड़ा ड्रोन जहाज भी शामिल है, जिसे किलर व्हेल के नाम से भी जाना जाता है। चीन का 15वां एयर शो 12 से 17 नवंबर तक दक्षिण चीन के गुआंगडोंग प्रांत के झुआई शहर में आयोजित किया जाएगा। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी हर साल एयर शो में अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करती है। वहीं बता दें, इराक में लड़कियों को लेकर ऐसा फरमान जारी कर दिया है, हर किसी का खून खोल जाएगा। दोस्तों, लड़कियों की शादी की उम्र 9 साल तय कर दी गई है। कानून में बदलाव की तैयारी है। महिलाओं के अधिकार क्या अब हो जाएंगे इराक में खत्म? बता दें, इराक देश के विवाह कानून में संशोधन की तैयारी कर रहा है। यहाँ पुरुषों को 9 साल की उम्र की लड़कियों से शादी करने की अनुमति देता है। इससे अधिकार कार्यकर्ताओं में आक्रोश फैल गया है। देश के व्यक्तिगत स्थिति कानून, जिसे कानून 188 के रूप में जाना जाता है, इसे इराकी संसद संशोधन की तैयारी कर रहा है। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक महिलाओं को तलाक, बच्चों की कस्टडी और विरासत के अधिकार से वंचित करने के लिए भी संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं। ये विधेयक नागरिकों को पारिवारिक मामलों में निर्णय लेने के लिए धार्मिक अधिकारियों या नागरिक न्यायपालिका को चुनने की अनुमति देगा। जी हाँ, इस संशोधन के प्रस्ताव के बाद घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इराक की आलोचना हो रही है। ह्यूमन राइट्स वॉच की सारा सनबर का कहना है कि यह बदलाव सामाजिक विभाजन को और ज्यादा गहरा कर देगा, साथ ही ये महिलाओं को दुर्व्यवहार का शिकार होने के लिए और कमजोर बना देगा। कई इराकियों को चिंता है कि इससे दशकों की सामाजिक प्रगति प्रभावित हो सकती है और देश पीछे जा सकता है। अब देखना ये होगा कि यूनाइटेड नेशन और WHO इस पर क्या बड़ा एक्शन लेते हैं। साथ ही साथ बता दें, जयशंकर जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के टेलीकास्ट के बाद बैन किया था ऑस्ट्रेलियाई चैनल, अब कनाडा सरकार ने दे दी है सफाई। क्या सफाई दी? बता दें, विदेश मंत्री जयशंकर जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के टेलीकास्ट के बाद कनाडाई सरकार की ओर से ऑस्ट्रेलिया टुडे आउटलेट को बैन करने की खबरों पर काफी हंगामा मचा। अब इसको लेकर कनाडा सरकार ने सफाई दी है। बयान में कहा गया है कि ऑस्ट्रेलिया टुडे को कनाडा में कभी भी प्रतिबंधित किया ही नहीं गया था। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री वोंग दोनों की मीडिया टिप्पणियों को कनाडा में आसानी से और स्वतंत्र रूप से देखा जा सकता है। तो वहीं आपको बता दें, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगा अपना भारत। ICC ने PCB को दी सूचना। दोस्तों, ICC ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक आधिकारिक ईमेल भेजकर सूचित कर दिया है कि भारत 2025 में होने वाली ICC चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगा। PCB ने इस जानकारी को पाकिस्तान सरकार को भेज दिया है और अब उनकी सलाह का इंतजार कर रहा है। PCB के प्रवक्ता ने कहा कि ICC से हमें एक ईमेल मिला है जिसमें बताया गया है कि BCCI ने भारत की टीम को पाकिस्तान भेजने से मना कर दिया है। हमने ये सूचना पाकिस्तान सरकार को भेज दी है और अब हम उनकी सलाह का इंतजार कर रहे हैं। साथ ही साथ बता दें, स्वामी नारायण मंदिर के 200 साल पूरे PM मोदी आज वर्चुअल रूप से कार्यक्रम में होंगे शामिल। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सोमवार यानी आज के दिन गुजरात के वड़ताल स्थित स्वामी नारायण मंदिर की 200वीं वर्षगांठ समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भाग लेंगे और इस अवसर पर वे एक सभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय यानी PMO ने रविवार को एक बयान में ये जानकारी दी। साथ ही बता दें, शरद पवार ने राजनीतिक लाभ के लिए जाति की राजनीति और समाज में नफरत फैलाने का काम किया। जी हां, चुनाव के बीच राज ठाकरे का सबसे बड़ा हमला शरद पवार पर। जी हां, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी MNS के प्रमुख राज ठाकरे ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बोले तो NCP के अध्यक्ष शरद पवार पर कड़ा हमला किया। उन्होंने आरोप लगाया कि शरद पवार ने सियासी फायदे के लिए 1999 से महाराष्ट्र में जातिवाद की राजनीति को बढ़ावा दिया और समाज में नफरत फैलाने का काम किया। राज ठाकरे ने पुणे में 20 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर एक रैली को संबोधित करते हुए ये बयान दिया। वहीं बता दें, इतना ही नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे का उत्तर प्रदेश के CM योगी जी पर हमला। कहा, गेरुआ कपड़े पहनने वाला फैला रहा है नफरत। जी हां, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आजकल कई नेता साधुओं के वेश में रहते हैं, कुछ तो मुख्यमंत्री भी बन गए हैं। वे गेरुआ कपड़े पहनते और नफरत फैला रहे हैं। मुंबई में संविधान बचाओ सम्मेलन
सम्मेलन में खड़गे ने कहा कि अगर नेता है तो सफेद कपड़े पहने, अगर आप सन्यासी हैं तो गेरुआ कपड़े पहनते हैं, तो राजनीति से बाहर निकले। एक तरफ गेरुआ कपड़े पहनते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे। वो लोगों के बीच नफरत फैला रहे हैं और बांटने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में दोस्तों कांग्रेस की बौखलाहट क्लियर दिखाई दी है योगी जी को लेकर, योगी जी के उन बयानों को लेकर जो उन्होंने रैलियों में दिया है। साथ ही साथ कर्नाटक के एक मंदिर में दलितों को प्रवेश की इजाजत मिलने के बाद बवाल खड़ा हो गया। दलितों की एंट्री से भड़के ऊंची जाति के लोगों ने मूर्ति उठाकर ले गए और कह दिया कि मंदिर तुम रख लो। जी हाँ, कर्नाटक में दलितों को मंदिर में प्रवेश करने और पूजा करने की इजाजत देने के लिए बाद में तनाव का माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि ऊंची जाति के लोग दलित को मंजूरी मिलने के बाद नाराज हो गए। कर्नाटक के मांड्या जिले के एक गांव में रविवार को जिला प्रशासन ने दलितों को पहली बार काल भैरेश्वर मंदिर में दाखिल होने और पूजा करने की इजाजत दे दी। प्रशासन की तरफ इजाजत दिए जाने से गुस्साए लोग वहां से मूर्ति ही उठाकर ले गए और कह दिया कि मंदिर तुम रख लो। जी हाँ, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। वहीं झारखंड में सोरेन सरकार पर बरसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, कहा इनके हर भ्रष्टाचार का हिसाब चुकता करेगी एनडीए सरकार। जी हाँ, तो वहीं ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी अवश्य बताइएगा और लगे हाथों इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहिएगा। और दोस्तों वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर यानी एक्स पर शेयर करना मत भूलिएगा। मिलता अगली खबर में, यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।